How TikTok became the most hated app in the world। दोस्तों, यूएस में जल्द ही होने वाला टिकटॉक बैन लगातार हेडलाइंस का हिस्सा बना हुआ है। मार्च 14, 2024 को यूएस कांग्रेस में टिकटॉक को पूरी तरह से बैन करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके चलते टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को अपनी सब्सिडियरी टिकटॉक को सेल करने या फिर नेशन वाइड बैन फेस करने का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन जहां एक तरफ यूएस लॉ मेकर्स का एक तबका ये कहता है कि ये ऐप सीसीपी लेड चाइनीज गवर्नमेंट का स्पाई टूल है, वहीं यूएस लॉ मेकर्स के दूसरे गुट का कहना है कि ये देश में टिकटॉक के ऊपर कंप्लीट बैन देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करता है। ऐसे में ये तो अनक्लियर है कि ये बिल एक फुल फ्लेज्ड लॉ में कब तक तब्दील होगा, लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में ये डिबेट ऑलरेडी एक स्टेज आगे बढ़ चुकी है। यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों ने टिकटॉक ऐप को अपने ज्यूरिसडिक्शन में ऑलरेडी पार्शली या कंप्लीटली बैन कर दिया है। दोस्तों, जिस इंटरनेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म मार्केट में सिलिकॉन वैली की मुट्ठी भर कंपनीज इमेंस कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर एंजॉय करती थीं, वहां 2017 में टिकटॉक शॉर्ट फॉर्म वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया एप्स का लीडिंग प्लेयर बन गया। 1 बिलियन प्लस ग्लोबल यूजर्स के साथ ये ऐप जेनजीज के फेवरेट एप्स की लिस्ट में शुमार था। शुरुआत में तो ये 15 सेकंड यूजर जेनरेटेड वीडियोस को फीचर करता था, जो मुख्य तौर पर लोगों को डांसिंग, सिंगिंग, टॉकिंग या लिप सिंकिंग करते हुए फीचर करते थे। लेकिन ये अपनी ह्यूज आउटरीच के साथ जल्द ही इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्रिएटिविटी, ब्रांडेड चैलेंजेस और एडवर्टाइजिंग का मेगा पावर हाउस बन गया। 2019 में इस ऐप के डाउनलोड्स ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड स्नैपचैट को भी पीछे छोड़ दिया। और तो और टिकटॉक आज की डेट में 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट है और इसके एस्टिमेटेड 1 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। कंपैरिजन के लिए देखा जाए तो फेसबुक आज 2.9 बिलियन के यूजर बेस पर बैठा है और वहीं यूट्यूब आज 2.2 बिलियन यूजर्स का यूजर बेस होल्ड करता है। इस कंपैरिजन से पता चलता है कि टिकटॉक इन दो जायंट्स को एक टफ कंपटीशन देने की पोजीशन पर है। जहां फेसबुक एंड इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स को 1 बिलियन का यूजर बेस एक्वायर करने में एक डेकेड जितना टाइम लगा था, वहीं टिकटॉक ने इस फीट को उसके आधे से भी कम समय में हासिल कर लिया। कुल मिलाकर 2016 में जो ऐप एक बर्जनिंग ऐप की तरह शुरू हुआ, वो जल्द ही एक सोशल मीडिया टाइटन बन गया। लेकिन आज यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसी टिकटॉक को आज दुनिया भर के देश एक के बाद एक बैन कर रहे हैं। टिकटॉक दुनिया के मोस्ट लव्ड ऐप से मोस्ट हेटेड ऐप कैसे बन गया, और क्या टिकटॉक की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब इश्यूज पर गौर करेंगे। लेकिन इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये टॉपिक आपके यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 के सेक्शन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम वीडियो के एंड में आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिसको आप कमेंट्स में आंसर कर सकते हैं। अब आइए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। टिकटॉक, हाउ डिड इट बिकम द ग्लोबल फिनोमेनन? दोस्तों, टिकटॉक आज जिन चैलेंजेस को फेस कर रहा है, उसको समझने के लिए हमको इसके पास्ट को खंगालना होगा। असल में सितंबर 2016 में एक चाइनीज कंपनी बाइट डांस ने डोइन नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को कुल 200 दिनों में डेवलप किया गया था और इसने एक साल के अंदर अंदर 100 मिलियन यूजर्स और 1 बिलियन वीडियोस पर डे का रिकॉर्ड एस्टैब्लिश कर दिया। चाइना में इसकी मैसिव पॉपुलैरिटी को देखते हुए सितंबर 2017 में बाइट डांस ने इस ऐप को इंटरनेशनली लॉन्च करने का फैसला किया। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च करने के लिए इसकी रीब्रांडिंग की गई और इसका नाम बदलकर टिकटॉक रख दिया गया। जनवरी 2018 तक ये अलग अलग कंट्रीज में नंबर 1 फ्री मोबाइल ऐप बन गया। कहा जाता है कि टिकटॉक के इंसेप्शन से ही ये प्लेटफॉर्म नॉन चाइनीज मार्केट्स के लिए इंटेंडेड था। 9 नवंबर 2017 को यूएस की टीनेज मार्केट को कैप्चर करने के लिए बाइट डांस ने एक दूसरे चाइनीज ऐप म्यूजिकली को परचेज कर लिया। उस दौर में यूएस की टीनेज मार्केट म्यूजिकली द्वारा डोमिनेट की जाती थी। ईस्ट टू वेस्ट जाने की इसी स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए उन्होंने दोनों प्रोग्राम्स के अकाउंट्स को मर्ज करके सिंगल ऐप में कंसोलिडेट कर दिया और इसी को टिकटॉक नाम से जाना जाने लगा। टिकटॉक का ओरिजिनल चाइनीज वर्जन ऑफ डोइन को होम कंट्री में एक सेपरेट ऐप की तरह कंटिन्यू किया गया। 2017 में जब उसको यूनाइटेड स्टेट्स में लॉन्च किया गया तो ये वहां एक इमीडिएट मार्केट सक्सेस बन गया। अक्टूबर 2018 में टिकटॉक यूएस का मोस्ट डाउनलोडेड ऐप बन गया। अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर टिकटॉक गूगल से ज्यादा विजिटर्स को केटर कर रहा था। एक एवरेज अमेरिकन व्यूअर दिन के 80 मिनट से ज्यादा टिकटॉक पर बिता रहा था। ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों पर बिताए गए कंबाइंड टाइम से ज्यादा था।
प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के अकॉर्डिंग 2/3 ऑफ अमेरिकन टीन्स इस ऐप को कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे थे। वहीं उसी टाइम इस एज ग्रुप में फेसबुक की यूसेज घटती जा रही थी। इस बीच ये केवल एक क्रिंज डांस ऐप के रूप में ही नहीं बल्कि एक ऐसे ऐप के रूप में उभरा जिसने सोशल नेटवर्क के एक्साइटिंग मॉडल को रीडिफाइन कर दिया। सिलिकॉन वैली ने दुनिया को हैंड चोजन इंटरेस्ट्स और फ्रेंडशिप्स के बेसिस पर बिल्ड की गई ऑनलाइन कनेक्टिविटी ऑफर की थी, लेकिन टिकटॉक ने उसके मायने पूरी तरह से बदल दिए। इसके एल्गोरिदम ने ट्रेडिशनल सोशल मीडिया बिजनेस मॉडल को हमेशा के लिए रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इसने ऑडियंसेस सर्चिंग फॉर राइट कंटेंट के मॉडल को कंटेंट सर्चिंग फॉर राइट ऑडियंस पर शिफ्ट कर दिया। इस पैराडाइम शिफ्ट ने इस डोमेन की एस्टैब्लिश्ड हायरार्की को डिसरप्ट कर दिया। सेंसरी रश। टिकटॉक ने मार्केट में इस डिसरप्शन के लिए अपने कुछ एलिमेंट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, जो आज उसके क्रिटिसिज्म का मेजर कारण भी हैं। जैसे कि कोई यूजर इस ऐप में एंटर करता है, टिकटॉक उसका डेटा स्टडी करना शुरू कर देता है। ये उनको सिंगल फुल स्क्रीन एंडलेस वीडियोस दिखाता है और फिर लोगों का रिएक्शन ऑब्जर्व करता है। 1 सेकंड का पॉज इंटरेस्ट इंडिकेट करती है, जबकि एक स्क्रॉल डाउन सजेस्ट करता है कि व्यूअर का टेस्ट डिफरेंट है। हर डेटा पॉइंट के साथ टिकटॉक का एल्गोरिदम हर यूजर के लिए शेपलेस कंटेंट को रीडिफाइन, इररेजिस्टिबल और पर्सनलाइज्ड फीड में कन्वर्ट करता जाता है। यहां आप टिकटॉक को नहीं बताते कि आपको क्या देखना है, बल्कि ये आपको बताता है कि आपको क्या देखना है। ये सिस्टम एक सोफिस्टिकेटेड मशीन लर्निंग सब लीनियर कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी पर रन करता है, जिसको बाइट डांस के रिसर्चर्स ने चैंपियन किया हुआ है। टिकटॉक की इस मैसिव ग्रोथ के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि आज नई एज के यंगस्टर्स का रिटेंशन लेवल लगातार गिरता जा रहा है। टिकटॉक की बाइट साइज्ड वीडियोस उनके इसी ट्रेड को कॉम्प्लीमेंट करके उनको कंटिन्यूअस साइकिल्स ऑफ एंगेजमेंट प्रोवाइड करती हैं, जो उनको एंडोर्फिन्स के कांस्टेंट डोसेस देती रहती हैं। ये सेंसरी रश इस ऐप पर लोगों का बीता हुआ टाइम मेमोरेबल, इमर्सिव और इन्फेक्शियस बना देता है। इतना ही नहीं, टिकटॉक के डाइवर्स क्रिएटर बेस ने इस ऐप को यंगस्टर्स के लिए रैडिकल सेल्फ एक्सप्रेशन शो करने का एक जरिया बनाया है। न्यू एज मीडिया पर टिकटॉक के इन्फ्लुएंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े चैंपियंस यानी दुनिया के बिगेस्ट टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स जैसे कि मेटा और गूगल ने खुद को टिकटॉक की तरह री इन्वेंट किया है। मार्केट में रेलेवेंट बने रहने और टिकटॉक के कॉम्पिटिशन्स को टक्कर देने के लिए उन्होंने अपने खुद के शॉर्ट वीडियो कॉपीकैट्स जैसे कि मेटा की रील्स या यूट्यूब की शॉर्ट्स डेवलप की हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स पर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के फेमिलियर नेटवर्क्स को वायरलिटी चेज करने वाले टैलेंटेड और अननोन स्ट्रेंजर्स की फीड से रिप्लेस कर दिया। इंडस्ट्रियलाइजिंग वायरलिटी। एंटरटेनमेंट की मार्केट को सक्सेसफुली रूल करने के बाद टिकटॉक ने अपनी बिहेवियरल ट्रैकिंग एंड एल्गोरिथमिक सजेस्शन के मॉडल को एडवर्टाइजिंग सेक्टर में इंडस्ट्रियलाइज किया। ये एडवर्टाइजर्स को अपना हाई पर्सनलाइज्ड डेटा सेल करने लगा, जिससे उनके लिए हाईली इफेक्टिव मार्केटिंग बहुत ईजी हो गई। टिकटॉक का ये मॉडल भी इंस्टेंटली हिट हुआ। इसकी सक्सेस का प्रमाण इसी फैक्ट से मिल जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में टिकटॉक के प्रीमियम एडवर्टाइजिंग स्पेस टॉप व्यू की कॉस्ट एडवर्टाइजर्स के लिए $3 मिलियन पर डे तक जंप कर गई और जाहिर है कि इससे टिकटॉक के ओवरऑल रेवेन्यू में मैसिव ग्रोथ देखने को मिली। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को पीछे छोड़ते हुए टिकटॉक ने एडवर्टाइजिंग की दुनिया को नए सिरे से इंडस्ट्रियलाइज किया। क्रिएटर मार्केटप्लेस, वीडियो गिफ्ट्स या टिकटॉक कॉइन्स जैसे टूल्स के साथ लोग इस ऐप के अंदर $900 मिलियन से ज्यादा तक खर्च कर रहे थे, जो इतिहास में अब तक किसी भी ऐप में की गई क्वार्टरली स्पेंडिंग में सबसे ज्यादा थी। दोस्तों, अपनी इन्हीं रेवोल्यूशनरी टैक्टिक्स के जरिए टिकटॉक बहुत कम समय में इस इंडस्ट्री का मास्टरमाइंड बन गया। हाउ टिकटॉक बिकेम द बिगेस्ट पराया देन। लेकिन इन्हीं मैसिव सक्सेसेस के बावजूद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी इन्हीं स्ट्रेंथ्स के चलते टिकटॉक दुनिया भर के देशों में एक पराया बन गया। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि 2020 में इंडिया ने टिकटॉक समेत 58 अदर चाइनीज ऐप्स पर एक नेशन वाइड बैन लॉन्च किया था। इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिस्पांस के मुताबिक टिकटॉक ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व्ड पाया गया था जो हमारे देश की सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर की हेल्थ को हार्म करने का पोटेंशियल रखती थी। इंडिया सबसे बड़ी कंट्री थी जहां टिकटॉक पर एक ब्लैंकेट बैन इंपोज किया गया था। लेकिन ये बैन केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं था। पिछले कुछ सालों में इंडिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, डेनमार्क और कनाडा जैसे देशों ने भी अपने ज्यूरिसडिक्शन में टिकटॉक के यूज पर पार्शियल या कंप्लीट बैन इंपोज किया है।
इतना ही नहीं, मेजर यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूरोपियन कमीशन, काउंसिल ऑफ ईयू, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस और यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स ने भी इसके यूज को बैन किया है। उसी तरह यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की फाइव आइज इंटेलिजेंस ग्रुपिंग ने अपनी इंटेलिजेंस के हवाले से इन टिकटॉक के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। दोस्तों, यदि आप इन सभी इंडिविजुअल केसेस की डिटेल्ड स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि टिकटॉक बैन को लेकर इन सभी कंट्रीज के कंसर्न्स लगभग सिमिलर हैं। टिकटॉक से जुड़े डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के कंसर्न्स या यूथ के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादातर देशों में इसके बैन के प्रमुख कारण रहे हैं। हालांकि ये फैक्टर तो बाकी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी उतना ही वैलिड है। लेकिन यहां चिंता का सबसे बड़ा विषय यह है कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस एक चाइनीज कंपनी है, क्योंकि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी के टॉप डिसीजन मेकर्स इसी कंट्री से हेल करते हैं, जिसकी हुकूमतें डेटा और वेब को अपने प्रोपेगेंडा, सर्वेलेंस, इन्फ्लुएंस एंड डिसेंट की आवाज बंद करने के लिए इन्फेमस हैं। हालांकि ये कंपनी खुद को इंडिपेंडेंट बताती है, लेकिन इसके कई एग्जीक्यूटिव्स चाइनीज गवर्नमेंट के लिए ओबीडियंस का लंबा रिकॉर्ड रखते हैं। उदाहरण के लिए 2018 में बीजिंग ने बाइटडांस कंपनी के जोक्स ऐप को शट डाउन करवा दिया था, जिसके बाद बाइटडांस के फाउंडर ज़ैंग ज़िमिंग ने खुद को पार्टी से अलाइन कर लिया। इन्होंने चाइना की कोर सोशलिस्ट वैल्यू से अपनी कंपनी के डिविएशन को लेकर पब्लिकली अपॉलोजाइज किया और साथ ही इन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को यह अश्योरेंस दिया कि वो अपने नए ऐप पर अपने एल्गोरिदम को कॉम्प्रिहेंसिवली रेक्टिफाई करेंगे और साथ ही साथ उस पर सेंसरिंग की सिग्निफिकेंट लेयर्स ऐड करेंगे। जाहिर है कि यदि बाइटडांस को चाइना में सर्वाइव करना था तो उनके लिए ये मूव इनएविटेबल था। इसीलिए यूएस कांग्रेस के रिपब्लिकन मेंबर माइक गैलाहर कहते हैं कि चाइना में प्राइवेट कंपनी जैसी कोई चीज नहीं होती। यहां कोई भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी चाइनीज रूलिंग पार्टी के ओबीडियंस से ही टिक पाती है। इसीलिए चाइना में प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज का डिस्टिंक्शन काफी ब्लर्ड है। इसीलिए साल दर साल टिकटॉक पर सेंसरशिप के बहुत से स्कैंडल्स रिकॉर्ड किए गए हैं। उदाहरण के लिए टिकटॉक द्वारा जर्नलिस्ट्स की प्रोफाइल को एक्सेस किया जाना, LGBTQ कंटेंट और चाइना में वीगर्स के परसिक्यूशन से रिलेटेड कंटेंट को सेंसर किया जाना, ताइवान में प्रो चाइना कंटेंट को वायरल किया जाना टिकटॉक की सेंसरिंग के कुछ मेजर एग्जाम्पल्स हैं। टिकटॉक की कंटेंट प्रमोशन एंड सप्रेशन के ओपेक सिस्टम्स भी अपने साथ इसी डेटा के मिसयूज से जुड़े कंसर्न्स लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, यहां कंसर्न का मेन कारण यह है कि चाइना के कुछ लॉज उनकी रूलिंग पार्टी को इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए इन कंपनीज का डेटा सीक्रेटली बोरो करना अलाउ करते हैं। उदाहरण के लिए चाइना का पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ ऑफ 2021 चाइनीज गवर्नमेंट को उनकी डोमेस्टिक कंपनीज के पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा एक्सेस करने की परमिशन देता है और बदले में चाइना की टेक कंपनीज को चाइना की रूलिंग पार्टी का डे फैक्टो रिप्रेजेंटेटिव बनाने का मौका मिलता है। एक टिकटॉक एम्प्लॉई ने फोर्ब्स मैगजीन को बताया कि इस प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की प्राइवेसी सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। वो बताते हैं कि यदि किसी के पास कंपनी टूल्स का बेसिक एक्सेस भी हो तो वो किसी भी यूजर के क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट्स या बाकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। यदि उनको कोई मूवमेंट स्टार्ट करना हो, लोगों को डिवाइड करना हो, ऐप पर पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए किसी भी तरह का ऑपरेशन लॉन्च करना हो, तो उस इंफॉर्मेशन को उन ग्रुप्स को टारगेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। टिकटॉक की इस डिसलाइकिंग में कुछ फैक्टर्स सोशल और कल्चरल भी हैं। बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह ही टिकटॉक 13 साल की यंग एज से ही यूजर्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। इतने यंग माइंड्स का इस तरह के इन ऐप्स पर घंटों एक्सपोज होना क्रिटिकल डेवलपमेंट ईयर्स में उनकी फ्री ग्रोथ को हैम्पर करता है। इसके अलावा इन ऐप्स पर इंटॉक्सिकेशन, वायलेंस, डेंजरस वायरल चैलेंजेस और हेट स्पीच यूथ की मेंटल हेल्थ और सोसाइटी की स्टेबिलिटी को भी हैम्पर करता है। उदाहरण के लिए टिकटॉक के वायरल ब्लैकआउट चैलेंज ने 18 मंथ स्पैन में 15 की एज से कम के 20 चिल्ड्रन की लाइफ क्लेम की थी। साथ ही साथ टिकटॉक के हाथों में चिल्ड्रन और यूथ का सेंसिटिव डेटा इनको और भी ज्यादा वल्नरेबल बना देता है। EU रेगुलेटर्स ने अपने माइनर्स के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन में ह्यूज लैप्सेस के चलते टिकटॉक को पीनलाइज भी किया है। दोस्तों, आज के इस हाईटेक इंफॉर्मेशन एज में डेटा को न्यू गोल्ड कहा जाता है और टिकटॉक उस डेटा की सबसे मॉडर्न गोल्ड माइन है। टिकटॉक दुनिया भर की कंट्रीज के लिए इमेंस वैल्यू एंड रेलेवेंस रखने वाले डेटाबेस की इमेंस वेल्थ को स्टोर करता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये ऐप अपने यूजर्स के द्वारा इनकाउंटर किए जाने वाले कंटेंट को भी डोमिनेट करता है। और इस गोल्ड माइन का कंट्रोल चाइना जैसे देश के हाथ में होना किसी को भी गवारा नहीं है।
चाइना जैसी अथॉरिटेरियन कंट्री द्वारा किसी भी देश का डेटा ओन करना उसकी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना देता है। इस लिस्ट में सबसे प्रोमिनेंटली यूएस का नाम शामिल है। बीजिंग बेस्ड टेक जायंट बाइटडांस के द्वारा टिकटॉक की ओनरशिप ट्रंप एंड बाइडेन दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशंस के दौरान यूएस में इसकी बढ़ती स्क्रूटनी का बड़ा कारण रही है। यूएस गवर्नमेंट का एक बड़ा तबका इसको चाइनीज प्रोपेगेंडा की सर्विलेंस मशीन के रूप में देखता है। इसके चलते फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक बार पहले भी डिसमेंटल करने की कोशिश की थी। यूएस गवर्नमेंट और मिलिट्री की टॉप ब्रांचेस द्वारा इसको गवर्नमेंट इश्यूड फोन से बैन किया गया था। उसी तरह प्रेसिडेंट बाइडेन ने 2022 में फेडरल गवर्नमेंट के लगभग 4 मिलियन एम्प्लॉइज के डिवाइसेस से टिकटॉक को बैन किया था। और अब मार्च में यूएस कांग्रेस में लोअर हाउस में टिकटॉक बैन से रिलेटेड बिल को 352 अगेंस्ट 65 वोट्स की मेजॉरिटी हासिल हुई है। यदि ये बिल दोनों चेंबर्स में क्लियर हो जाता है तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस पर साइन करके इसको एक लॉ में तब्दील कर देंगे। ये बिल बाइटडांस को टिकटॉक की ओनरशिप डिसइन्वेस्ट करने या फिर यूएस में कंप्लीट बैन फेस करने का ऑप्शन देता है। डिस्गाइजिंग द चाइनीज फैक्टर ऑन द फुटस्टेप्स ऑफ हुआवे। इन सभी कंसर्न्स के चलते टिकटॉक के सीईओ शाओ चू को मार्च 2023 में जब एक यूएस कांग्रेशनल पैनल के द्वारा टेस्टिफाई किया गया तब उन्होंने इन सभी क्लेम्स को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि टिकटॉक सिंगापुर में बेस्ड है, इसका कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यूएस में है और इसका ग्लोबल हेड ऑफ ट्रस्ट एंड सेफ्टी आयरलैंड में है। उन्होंने कहा कि टिकटॉक यूएस बेस्ड वीडियो शेयरिंग एप्स जैसे कि इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब से ज्यादा रिस्क पोज नहीं करता है। इनका कहना है कि ये जो डेटा अलग अलग कंट्रीज में कलेक्ट करते हैं वो केवल वहीं तक सीमित रहता है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भले ही टिकटॉक की पेरेंट कंपनी को चाइनीज एंटरप्रेन्योर्स ने एस्टैब्लिश किया, लेकिन आज उनके बेनिफिशियरीज का लगभग 60% ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि कार्लाइल ग्रुप, जनरल एटलांटिक और सस्क्वेहाना इंटरनेशनल ग्रुप फॉर्म करते हैं। लेकिन शाओ च्यू के ये आर्ग्यूमेंट्स यूएस लॉ मेकर्स को कन्विंस नहीं कर पाए। दोस्तों, पूरी दुनिया टिकटॉक को चाइना के साथ एसोसिएट करती है, किंतु इस कंपनी ने अपने हेडक्वार्टर्स चाइना के बाहर एस्टैब्लिश किए हैं क्योंकि ये कंपनी चाइना से एक स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है। एटलीस्ट वो दुनिया के आगे तो पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी भी वही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रही है जो ग्लोबल एम्बिशंस रखने वाली बाकी चाइनीज कंपनीज अडॉप्ट करती आई हैं। अक्सर ये चाइनीज कंपनीज ज्यादा से ज्यादा अपने हेडक्वार्टर्स के लिए फॉरेन लोकेशंस, फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन एग्जीक्यूटिव्स को हायर करके अपने चाइनीज रूट्स या कनेक्शंस को डाउनप्ले करने की कोशिश करती हैं। इनमें से ज्यादातर खुद को चाइनीज कंपनीज के बजाय ग्लोबल कंपनीज कहना प्रेफर करती हैं। चाइनीज टेक जायंट हुआवे की तरह ही टिकटॉक ने भी अपनी चाइनीज कन्फाइनमेंट से निकलकर वेस्टर्न टेक जायंट्स को एक टफ कंपटीशन देने की कोशिश की है। लेकिन अगर रिसीविंग एंड पर देखें तो टिकटॉक बाकी देशों के लिए हुआवे से भी ज्यादा बड़ा थ्रेट है, क्योंकि इसने चाइना को एक ऐसा मीन्स प्रोवाइड किया है कि वो इसके जरिए अपना प्रोपेगेंडा डायरेक्टली हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सिटीजन्स के फोन में पंप कर पाते हैं। इन्फ्लुएंसिंग इलेक्शंस। इसके बाद टिकटॉक को एक और चीज जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना देती है वो है देश और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज यानी नेशनल इलेक्शंस में टिकटॉक का एक्सेसिव इंटरफेरेंस। दोस्तों, बीते कुछ समय में टिकटॉक इलेक्शन कैंपेनिंग में प्रोपेगेंडा या मिस इन्फॉर्मेशन का एक मेजर टूल बनकर उभरा है। यूएस का केस देखें तो भले ही वहां आए दिन टिकटॉक को बैन करने की खबरें छपती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनसे प्रेसिडेंट अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए इसी ऐप का यूज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में प्रेसिडेंट बाइडेन कैंपेन ने टिकटॉक पर अपना ऑफिशियल कैंपेन अकाउंट लॉन्च किया, जिसकी पहली ही पोस्ट ने कुछ ही घंटों में 6 मिलियन व्यूज गैदर किए। इस अकाउंट को उनकी कैंपेन टीम के द्वारा उस फ्रैगमेंटेड अमेरिकन पॉपुलेशन के यंग वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज किया जाएगा जो ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म से लगातार दूरी बनाते जा रहे हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन को नेक्स्ट इलेक्शन जीतने के लिए इन यंग वोटर्स की बेहद जरूरत है। लास्ट टाइम यूथ वोट की बदौलत ही वो व्हाइट हाउस में अपनी सीट सिक्योर कर पाए थे। इस बार भी यंग वोटर्स इलेक्शन में एक डिफाइनिंग फोर्स का काम करने वाले हैं। लेकिन आज इजराइल गजा वॉर के चलते बाइडेन का वो सपोर्ट बेस कुछ हद तक इरोड होता नजर आ रहा है। बीबीसी के अकॉर्डिंग ये यंग पॉपुलेशन प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट कर रही है। डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजिस्ट माइकल स्टार हॉपकिंस का कहना है
कि ऐसे में डेमोक्रेट्स के पास टिकटॉक के सिक्योरिटी कंसर्न्स के बावजूद उसको यूज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। द गार्डियन के अकॉर्डिंग आज की डेट में अमेरिका की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन लगभग 170 मिलियन टिकटॉक यूज करती है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि आपको हर उस जगह पर वोटर से मिलना होगा जहां वो अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2020 में भी टिकटॉक को बैन किया था। उनकी डिमांड भी यही थी कि इसका ओनर इसको एक यूएस फर्म को बेच दे, लेकिन खुद भले ही वो इस ऐप पर ऑफिशियल अकाउंट न रखते हों, लेकिन इस पर उनकी एक हेफ्टी प्रेजेंस देखने को मिलती है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक #डोनाल्ड ट्रंप 2024 ने टिकटॉक पर 445 मिलियन व्यूज गेन किए हैं, जबकि #जो बाइडेन 2024 को केवल 22 मिलियन व्यूज हासिल हुए हैं। इसीलिए डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजिस्ट माइकल स्टार हॉपकिंस का कहना है कि किसी भी साइड का प्रेसिडेंशियल कैंपेन यूथ वोट को फॉर ग्रांटेड लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। उसी तरह पाकिस्तान में भी हाल ही में नेशनल इलेक्शंस हुए, जहां इमरान खान की डिटेन्ड पार्टी पीटीआई ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए यूट्यूब रैलीज, टिकटॉक जलसा, एआई ऑडियोज एंड चैटबॉट्स का यूज किया, जिनको लोगों के द्वारा एक बड़ी संख्या में अटेंड किया गया। उसी तरह हाल ही में इंडोनेशिया में भी टिकटॉक को इलेक्शंस के दौरान इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए वाइडली यूज किया गया। पोलस्टर्स इंडिकेटर पॉलिटिक इंडोनेशिया के मुताबिक इस कैंपेन पीरियड में टिकटॉक टेलीविजन के बाद इंडोनेशियंस की सेकेंड मोस्ट यूज्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया। यहां सबसे चिंताजनक केस ताइवान का है। ताइवान में भी जनवरी में नेशनल इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए गए। इनकी कैंपेनिंग के दौरान टिकटॉक पर चाइना लेड इंफॉर्मेशन कैंपेन की भरमार देखने को मिली। ये एक ऐसा सस्टेन्ड और सिस्टमैटिक कैंपेन था जिसने ताइवान की डेमोक्रेसी को लेजिटिमाइज करने वाले हर कंटेंट को अपनी मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू सबड्यू किया। इस दौरान इस ऐप पर प्रो चाइना नैरेटिव्स को पुश करने वाला कंटेंट फोरफ्रंट पर रखा गया, और साथ ही जो कैंडिडेट्स चाइना को अपोज करते हैं या जो पॉलिटिशियंस ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते हैं, उनको टिकटॉक पर चाइना के प्रोपेगेंडा का शिकार होना पड़ा। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि टिकटॉक सोशल और सिक्योरिटी कंसर्न से आगे बढ़कर आज लोगों की बेसिक फ्री चॉइसेस को भी अपने अनड्यू इन्फ्लुएंस से इंपैक्ट कर रहा है, जो दुनिया भर की डेमोक्रेसीज के लिए एक सीरियस कंसर्न का विषय है। चाइनीज ब्रांड ऑफ टेक्नो नेशनलिज्म। दोस्तों, अभी तक हमने टिकटॉक से जुड़े जितने भी कंसर्न्स डिस्कस किए, वो सभी हमें चाइना के टेक्नो नेशनलिज्म से रूबरू कराते हैं। यूं तो हमारी सोसाइटी में टेक्नोलॉजी का पॉलिटिसाइजेशन कोई नई बात नहीं है। चाइना द्वारा प्रमोटेड टेक्नो नेशनलिज्म में उसकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को एक स्ट्रॉन्ग नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में देखा जाता रहा है और उनको उसी तरह अलाइन किया जाता है। इसी गोल के साथ चाइना काफी लंबे समय से अपनी टेक इंडस्ट्री को सिस्टमैटिकली नेशनलाइज करता आया है। समय के साथ चाइना के स्टेट सेंटर्ड कैपिटलिज्म के ओपेक नेचर ने चाइनीज स्टेट की टेक्नोलॉजी पॉलिसी, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड जियोपॉलिटिकल परस्यूट्स को लेकर बड़े सवाल रेज किए हैं। जैसे जैसे साइबर एस्पियोनाज का थ्रेट बढ़ता गया, चाइना के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, उसकी मैल इंटेंट की पॉसिबिलिटी और चाइनीज फर्म्स द्वारा गवर्नमेंट के साथ अपनी रिलेशनशिप को रिवील न करना दुनिया भर में नोटिस किया जाने लगा। चाइना के टेक्नो नेशनलिज्म का ये डायमेंशन दुनिया के सामने प्रमुख रूप से तब उजागर हुआ जब 2012 में यूएस गवर्नमेंट ने चाइनीज कंपनीज हुआवे, ZTE को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स घोषित कर दिया, क्योंकि ये हेविली सब्सिडाइज्ड कंपनीज चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कंट्रोवर्शियल टाइज रखती थीं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हुआवे और उसके एफिलिएट्स पर टोटल बैन और साथ ही कई कंट्रीज के द्वारा खुद को हुआवे की 5G टेक्नोलॉजी से डीलिंक करना चाइना की इसी पॉलिसी को ग्लोबल पॉलिटिक्स के फोरफ्रंट पर लेकर आया। लेकिन आज के दौर में बढ़ते डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बीच चाइना द्वारा टिकटॉक को अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए वेपनाइज करना एक सीरियस डिजिटल थ्रेट बन चुका है। दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स इस बात पर अग्री करते हैं कि भले ही ये टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट ऐप की तरह दिखाई पड़ता हो, लेकिन अपने कोर पर ये चाइनीज गवर्नमेंट के एक सर्वेलेंस और एस्पियोनाज का टूल है। यूएस ऑफिसर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना इन सभी डोमेन्स में हाई सोफिस्टिकेशन शो कर रहा है और ये देश की सिक्योरिटी एपरेटस से लेकर देश के इलेक्शंस और बाकी सेंसिटिव इश्यूज तक हर जगह पेनिट्रेट करने की कोशिश करती है, और ये दुनिया भर में अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए पब्लिक ओपिनियन को स्ट्रेटेजिकली सप्रेस या प्रमोट कर सकती है।
तो दोस्तों इस डिस्कशन से ये क्लियर हो जाता है कि जैसे जैसे आज साइबर स्पेस ह्यूमन एक्टिविटीज में सेंटर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उतनी ही तेजी से ये जियोपॉलिटिक्स में भी अपना स्पेस स्ट्रेंथन कर रहा है। लेकिन टिपिकल जियोपॉलिटिकल कंपटीशन की तरह यहां डेटा के केस में रिसोर्स कंपटीशन का जीरो सम रूल अप्लाई नहीं होता है। आज दुनिया के कई देश इकोनॉमी, सोसाइटी या मिलिट्री अफेयर्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए साइबर स्पेस में इन्फ्लुएंस के लिए कम्पीट कर रहे हैं। कई लोग, अब भी ज्यादातर लोग, टिकटॉक जैसे ऐप्स को वायरल डांसेस और ऑ इंस्पायरिंग स्टंट्स क्रिएट एंड शेयर करने का मीडियम मानते हैं। लेकिन ये सेम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आज जियोपॉलिटिकल पावर कॉन्टेस्ट का एपिसेंटर बन रहे हैं। टिकटॉक का मीटियोरिक राइज और इसके बाद उसका ग्लोबल स्क्रूटिनी में आना ये दर्शाता है कि कैसे चाइनीज टेक जायंट बाइट डांस ने वर्ल्ड ऑर्डर की कम्प्लेक्सिटी में एक नया डायमेंशन ऐड किया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि ग्रेट पावर्स के बीच इन्फ्लुएंसेस की यही राइवलरीज अक्सर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सब्सटैंशियल रैमिफिकेशंस लेकर आती हैं। और इसीलिए ये चाइना और यूएस के बीच का फ्यूड नहीं है, बल्कि ये साइबर स्पेस के डोमेन में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने का कंपटीशन है। दोस्तों इसी के साथ हम अपने वीडियो डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते यूपीएससी एग्जामिनेशन के रेलेवेंस को देखते हुए इस टॉपिक से जुड़ा एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। और वो सवाल है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस दैट हैव बीन इम्पोज्ड बाय टिकटॉक ऑन डेटा प्राइवेसी ऑफ इट्स यूजर्स? What are the other broader concerns that made multiple countries banning its use in their jurisdiction? Critically evaluate.